पवन सर ने बताया था कि मैं आऊंगा या सरप्राइज था? सर सरप्राइज ही है। हाँ। और प्रिया क्या कह रहे हो? सरप्राइज है। सरप्राइज सरप्राइज है। था। ओके। चलो Good अच्छा। morning. Good morning, sir. Good morning. वेरी Welcome back. गुड। हाँ, थैंक यू। I'm here for just 2 days, आज और कल। एक्चुअली पवन सर की कुछ ड्यूटी है, वो विजिट्स पे निकले हुए हैं कहीं पे। सो आई विल बी टेकिंग अ क्लास टुडे एंड टुमारो। ज्वाइन हो गए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं अभी तो बस 11 हो गए हैं, बाकी ऐसे ही आते हैं क्या अब? पॉपुलेशन इतनी कम कैसे हो गई? नहीं सर, टोटल आज कम है, अदरवाइज आते हैं। कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे बाकी। कल छुट्टी है सर, थोड़ा इसलिए थोड़ा लेट जाएंगे थोड़ा सा। अरे no issues, कोई बात नहीं, ये सब भी जरूरी है, चलता रहना चाहिए। सर थोड़ा लास्ट क्लास को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जो स्टैटिक रूटिंग हुआ था उसके दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में? कौन से टॉपिक्स? लास्ट क्लास में स्टैटिक रूटिंग हुआ था देखो, तो। मैं आपको वो बताऊं कि पवन सर चूंकि इतने सीनियर है, मैं उनकी क्लास में इंटरप्ट नहीं करता हूँ। सो मैं अलग नई चीज बताऊंगा आपको, नए टॉपिक्स ही बताऊंगा। और उसमें अगर पवन सर ने कुछ बताया है तो मेरा उसमें इंटरप्शन सही नहीं नहीं नहीं, नो इशू, नो इशू, बिकॉज आई हैव सम डाउट्स होगा। because I could not able to नो इशू। compute complete. आफ्टर द क्लास मेरे से अभी जब क्लास एंड होने लगेगी, Okay, आप डाउट डिस्कस कर लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। okay, good. No issue. I will ask. ओके, और बाकी लोग सब लोग सही हो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो Anybody having any recorded class? एनीवन हैविंग रिकॉर्डेड क्लास? है किसी के पास रिकॉर्डिंग? नो सर। रिकॉर्डिंग एक्चुअली हम लोग नहीं रख सकते, हम लोग इतनी ज्यादा मतलब रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि रखना मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपना पर्सनल लैपटॉप ही यूज करता हूँ, एंड माय लैपटॉप इज हैविंग ओनली 1256 GB ऑफ स्टोरेज, जो कि पर्सनल लैपटॉप है, तो मेरी सारी पर्सनल चीजें ही रहती हैं इसमें। Basically, मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता, इसीलिए मतलब आप लोगों के एंड पे रिकॉर्ड हो तो फिर कोई इशू नहीं है, आप लोगों को जितना रिकॉर्ड करना हो कर सकते हैं। एक फ्री कैम 8 करके एक सॉफ्टवेयर आता है which is completely free for recording, unlimited recording in full high definition. Which one, sir? फ्री कैम 8, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फ्री कैम 8 सिंपली स्क्रीन शेयर है ना मेरी? Yes, sir. यस। ये एप्लीकेशन है, बस इसको ओपन करना है, न्यू रिकॉर्डिंग, बस काम खत्म। यहाँ से आप अपनी क्वालिटी रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी एक सेटिंग होती है कि आपको रिकॉर्ड क्या करना है, माइक्रोफोन रिकॉर्ड करना है कि सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं क्लास अगर ले रहा हूँ तो आपके लिए माइक्रोफोन नहीं, फिर आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करेंगे। आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, पॉज करना हो, स्टॉप करना हो, सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं। वॉल्यूम कितनी रखनी है, बहुत ही मतलब बेसिक में ही बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ से आप डायमेंशन सेट कर लीजिए कहाँ तक करना है। अनलिमिटेड टाइम के लिए रिकॉर्डिंग होती है, जैसे 1894 बाई 1068 की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, आप चाहें तो मैनुअली आप सेट भी कर सकते हैं। जैसे 1920 बाई 1080 कर सकते हैं।
पूरा फुल स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग जब रोकनी हो एस्केप बटन प्रेस कर तो रिकॉर्डिंग उतने पे सेव हो जाएगी आपके सिस्टम पे। 2 घंटे की अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो बेसिकली 1.5 से 2 GB की रिकॉर्डिंग 2.5 GB तक चली जाती है अगर बेस्ट क्वालिटी में करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग अभी जो चैप्टर करने वाले हैं वो है प्लानिंग द एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चैप्टर है आपका, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा आप रिवीजन ही कर रहे हैं। नेटवर्क एड्रेसिंग का एक तरह से थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके ये रिवीजन ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या है इसमें? आईपी एड्रेस का रिव्यू, जो हम लोगों ने 32 बिट आईपी एड्रेसिंग स्कीम जो देखा था उसका रिव्यू है, एक तरह से रिवीजन है। सबनेटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्लासफुल होती है, क्लासेस होती है। ठीक है, सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन, नेट हम लोगों ने पढ़ा ही था। नेट के इश्यूज क्या है, स्टैटिक डायनेमिक नेट क्या है, पोर्ट बेस्ड नेट क्या है, और आईपी नेट के इश्यूज क्या है। स्टार्ट करते हैं। One of the most important aspects of communication on an inter-network is logical addressing scheme. IP addressing is the method used to identify host and network devices. The number of hosts connected to the internet continues to grow, and the IP addressing scheme has had to be adapted to cope with this growth. ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो एक रिवीजन के फॉर्म में इसको मैं आपको बताता चलूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है लॉजिकल एड्रेसिंग हमारे नेटवर्क पे। डिवाइसेस की एड्रेसिंग स्कीम, ये एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होती है, बेसिकली बाइनरी डिजिट्स का रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल में हम लोग उसको देखते हैं, 32 बिट्स के बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। In order to send and receive messages on an IP network, every network host must be assigned a unique 32-bit IP address. Because large binary numbers are difficult for humans to read and understand, IP addresses are usually displayed in dotted decimal notation. जो हमारी बाइनरी डिजिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है 32 बिट की, उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हमारे लिए हो जाती है। In dotted decimal notation, each of the 4 octets is converted to decimal number separated by decimal point. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे 32 बिट का इन्होंने एक बाइनरी नंबर लिया है, 4 अलग अलग ऑक्टेट्स में इन्हें बांटा है। ठीक है, और इनकी इन्होंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके यहाँ पे उसका आंसर लिखा है 192.168.1.106। बेसिक्स ये सब तो हम पढ़े हुए हैं। आईपी एड्रेसेस आर हायरार्किकल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। हायरार्की इज लाइक अ फैमिली ट्री विद पेरेंट्स एट द टॉप एंड चिल्ड्रन कनेक्टेड देम बिलो। हम लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा था कि आईपी एड्रेस को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट होता है हमारा नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। ठीक है, जो हमारे सबनेट मास्क होते हैं उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी क्लास है। ठीक है, फॉर अ नेटवर्क दिस मींस दैट पार्ट ऑफ द 32 बिट नंबर आइडेंटिफाइज द नेटवर्क, जिसको हम पेरेंट भी बोलते हैं। ठीक है, while the rest of the bit identify the host, जिसको चाइल्ड भी बोलते हैं। In the early days of the internet, there was so few organization needed to connect to it that networks were assigned by only the first 8 bits, first octet of the IP address. This left the remaining 24 bits to be used for local addresses. पहले क्या होता था, जब ऑर्गेनाइजेशंस कम थे
तो सिर्फ पहले 8 बिट नेटवर्क, उतने ज्यादा नेटवर्क होते नहीं थे, तो पहले जो 8 बिट रहते थे वही नेटवर्क के लिए रिजर्व रहते थे, बाकी सारे 24 बिट्स जो होते थे वो लोकल होस्ट के लिए असाइन रहते थे। The 8-bit network designation made sense at first because originally people thought that the internet would be made up for few very large universities, government and military organization. उस समय ये नहीं पता था कि इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन हो जाएगा। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तब ये नहीं जाना गया था कि इंटरनेट इतना ज्यादा रीचेबल हो जाएगा लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही डिजाइन था। Using only 8 bit for the network number enabled the creation of 256 separate networks. 8 बिट नेटवर्क नंबर होने का मतलब है 256 अलग अलग नेटवर्क्स, ईच कंटेनिंग ओवर 16 मिलियन होस्ट, और हर 256 में से हर एक नेटवर्क के पास 16 मिलियन होस्ट रहते। It soon became apparent that more organizations and eventually individuals would be connected to the internet to do research and to communicate with others. धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं। More networks are required and a way to assign more network number had to be created. और numbers की assignment करनी पड़ेगी, जरूरत आ गई। In order to cope up with the demand, more unique numbers were required. To create more possible network designation, the 32-bit address space were organized into 5 classes. अब धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, अब जरूरत पड़ी कि अब हमें 5 क्लासेस में डिवाइड करना है। 3 of these classes, A, B and C, provide addresses that can be assigned to individual hosts or networks. A, B, C यूज होने लगा इंडिविजुअल नेटवर्क्स के लिए और होस्ट आईडी के लिए। The other 2 classes D and E are reserved for multicast and experimental use. जो क्लास D है मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास E जो है वो रिसर्च पर्पसेस के लिए रिजर्व रखा गया है। Dividing the original 8-bit networks into smaller classes increased the number of available network designations from 256 to over 2 million. अब इस तरह से डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, जो हमारे पास 256 नेटवर्क्स थे अब क्या हो गए हैं, 2 मिलियन हो गए हैं। Until this change, routers examined only the first 8 bit of the IP address for the network ID. ये चेंज होने के पहले राउटर को जरूरत क्या होती थी, खाली नेटवर्क। राउटर क्या होता है, राउटर को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईडी से मतलब है। वो नेटवर्क आईडी चेक करता है, अगर नेटवर्क आईडी अगर कंपैटिबल है, मतलब अगर सेम नेटवर्क पे है, तब अंदर ही अंदर पैकेट को भेजता है, और अगर नेटवर्क आईडी अलग है तो उसको ऊपर भेज देता है, जो भी नेटवर्क पे होता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। यही काम है राउटर का, इधर का उधर करना, उधर का इधर करना, ठीक है। तो राउटर्स उस समय क्या करते थे, सिर्फ पहले 8 बिट्स को ही वो कंसिडर करते थे। नाउ हाउ वुड राउटर्स नो टू लुक बियॉन्ड द फर्स्ट 8 बिट्स टू आइडेंटिफाई क्लास बी और क्लास सी नेटवर्क। अब कैसे पता लगेगा उन राउटर्स को कि नहीं, खाली पहले 8 को नहीं देखना है, और भी देखना है। It was decided to divide the networks in a manner that would make it easy for routers to determine the correct number of network ID bits. The class of a network is indicated by the values of first few bits of the IP addresses called the high order bits. Okay? If the first bit is 0, the network is a class A and first octet represent the network ID. अगर पहली बिट 0 है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये क्लास A है और पहला ऑक्टेट इसका नेटवर्क आईडी है। When the first bit is 1, the router examines the second bit. If that bit is 0, the network is a class B. ठीक है? And the router uses the first 16 bits for the network ID. अब ये अंदर ही अंदर कैसे पहचान कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं इसको एक बार और रिपीट भी कर दूंगा आपके लिए, आपको समझने के लिए। देखिए, आईपी एड्रेस के पहले कुछ बिट से पता चलता है
कि वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अगर पहला बिट उसका 0 है तो नेटवर्क है क्लास ए, ठीक है। और क्लास ए नेटवर्क है तो पहला जो ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, बाकी सारे होस्ट आईडी होंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर वो 0 है तो क्या है, आपका क्लास ए है। और पहला बिट अगर 1 है तो क्या है, राउटर फिर दूसरे बिट को चेक करेगा। दूसरा बिट अगर 0 निकला तब वो क्लास बी है। जहां 0 निकला, पहले पे निकला, दूसरे पे निकला, किस पे निकला, वही आपका नंबर, वही क्लास। एंड द राउटर यूजेस द फर्स्ट 16 बिट्स फॉर द नेटवर्क आईडी। अब क्या होगा, क्लास बी में पहले दोनों ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं, तो कितने हो गए, 8 + 8 = 16। इफ द फर्स्ट 3 बिट्स आर 1 1 0, उसको 0 देखना है, पहला भी 1, दूसरा भी 1, तीसरा 0। अगर तीसरा 0 है तो क्या है, अपने आप क्लास सी है। क्लास सी में क्या होगा, पहले 24 बिट हमारे जो होंगे नेटवर्क आईडी होंगे, और जो बचा हुआ जो लास्ट ऑक्टेट है 8 बिट है, वो हमारा होस्ट। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया, पढ़े। यस सर। यहाँ वही रिप्रेजेंटेशन दी हुई है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास ए और क्लास बी की रिप्रेजेंटेशन दी हुई। क्लास ए में हमारा जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी है, पहली बिट क्या है, 0 है, ठीक है। पहली बिट क्या है, 0 है, मतलब राउटर अब समझ जाएगा कि आईपी एड्रेस में जो पहला बिट है वो 0 है, मतलब क्लास ए की आईपी है। अगर दूसरा बिट 0 हो, वो सबसे इधर से स्टार्ट करेगा, इधर से देखना स्टार्ट करेगा। जहां उसको 0 मिला, 1 पे मिला तो क्लास ए, 2 पे 0 मिला तो क्लास बी, 3 पे 0 मिला तो क्लास सी। 1 पे क्लास ए, 2 पे क्लास बी और 3 पे क्लास सी। किस नंबर पे उसको 0 मिला, बस यही वो देखेगा, इसी से उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो बिट है वो 0 है, क्या हुआ, क्लास ए। यहाँ पे देखो पहला बिट 1 है, दूसरा 0 है, दूसरा 0 है तो क्या हुआ, क्लास बी। ऐसे ही अगर पहला 1, दूसरा 1, तीसरा अगर 0 रहे, ठीक है, तब वो क्या होगा, क्लास सी। यहाँ देखो क्लास सी में क्या है, जो तीसरा है, तीसरा जो नंबर है वो 0 है, मतलब क्लास सी। चौथे में क्या है, जो चौथा नंबर है वो 0 है, मतलब ये क्लास डी। ऐसे ही फिर पांचवे में होगा तो क्लास ई। 1 2 3 4 5, पांचवे नंबर पे 0 है, मतलब क्लास ई। क्लियर हो गया सभी का, प्रिया? यस सर। ये रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने पहले भी देखी थी। 1 से लेके 127 तक हमारा क्लास ए में आता है। अब इसी का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो 0 से ही शुरू होगा। 0 मतलब पहले ही नंबर पे 0 आ गया, मतलब क्लास ए, ऑब्वियस सी बात है। और अगर क्लास ए है तो पहला ऑक्टेट ही नेटवर्क होगा, बाकी सारे होस्ट होंगे, ये भी पता है, ठीक है। इनका सबनेट मास्क कैसे डिफाइन करें, पहला 255 रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे, इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी और क्लास सी की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, पहले भी डिस्कस कर चुके थे। With CIDR there are no more network classes। अब CIDR क्या होता है, CIDR पढ़ा है ना आपने, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लास 4 और क्लासलेस स्पॉन्सर ने बता दिया होगा ना, बस इतना बता दीजिए कि क्लास 4 और हाँ क्लासलेस पवन सर ने बता दिया है ना।
बता दिया तो अच्छा है। With CIDR there are no more network classes। जब हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की बात करते हैं, मतलब जब हम क्लासलेस आईपीस की बात करते हैं, तो जैसा नाम वैसा काम, इसमें क्लास नेटवर्क क्लासेस होती ही नहीं। आप बता ही नहीं सकते कौन सा नेटवर्क की क्लास है, ठीक है। CIDR uses variable length subnet mask। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में क्या होता है, जब सबनेटिंग की जाती है तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की जाती है, VLSM जिसको कहते हैं। मतलब इसमें जैसे अभी तक हम लोग ने देखा था कि हर एक सब हमारे नेटवर्क में फिक्स नंबर ऑफ होस्ट होते थे, चाहे 192.168.1 डॉट समथिंग हो, चाहे 192.168.2 डॉट समथिंग हो, चाहे 192.168.3 डॉट समथिंग हो। जो लास्ट का जो हमारा रहता था ऑक्टेट, वो होस्ट के लिए रहता था, और चाहे कोई भी नेटवर्क हो, होस्ट आईडी सबकी सेम होती थी ना। लेकिन VLSM में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। और कैसे नहीं होता, क्या होता है, फिर नहीं होता है तो क्या होता है, वही होता है जो मौजूद है नेटवर्क होता है, ठीक है। The network ID no longer has to be an octet boundary. In a classed address system, the network represented by the IP address 192.168.5.0 is a class C network address। अगर हम classed network की बात करें, classed address की बात करें, तो यहाँ पे एक IP दिया हुआ है 192.168.5.0। ऑब्वियस सी बात है, ये 192 से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्लास C होगा। The minimum number of bits that can make up a network ID is 24 and the maximum number of hosts is 254। इसमें आराम से हम लोगों ने निकाल दिया कि नेटवर्क कितने हो सकते हैं, कितने बिट्स के, 24 बिट के हो सकते हैं, और होस्ट कितना हो सकता है, टोटल नंबर 254 हो सकते हैं। Using CIDR addressing, sometimes referred to as classless addressing, the number of bits that can make up the network ID is not restricted by class। CIDR में जो नेटवर्क आईडीज हैं, ये डिपेंड नहीं करती कि कितने बिट्स की हैं, वो चेंज हो सकती हैं। नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड that use the 192.168.0.0 address space with fewer than 24 bit indicating the network number। 192.168 में नेटवर्क आईडी मान लो 24 बिट है, पहले तीनों ऑक्टेट 24 बिट है, लेकिन CIDR में कोई मजबूरी नहीं है, वो 24 से कम भी हो सकते हैं। लॉजिकली इनको मैप किया जा सकता है। For example, the address 192.168.82.174 is a part of a network in which the first 18 bits make up the network ID. First 18 bits make up the network ID. The network that is host is in would be specified as, अगर 18 bits के ही अगर बनाने हैं नेटवर्क आईडी हमने कम किया है थोड़ा, जिससे उसे हम होस्ट में इंक्लूड करा पाए, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, लिखने के लिए क्या लिखना होगा, 192.168.0/18 where the 18 indicates an 18-bit subnet mask। अब थोड़ा सा अंतर हुआ है, 18 बिट सबनेट मास्क, उसमें से माइनस कर दो, 255.255.192.0 हो गया, तो थोड़ा सा चेंज, इसका बिट निकाल के उसमें से माइनस कर दिया, सिंपल। यहाँ पे क्लासफुल सबनेटिंग और क्लासलेस सबनेटिंग दोनों के एग्जांपल दिए हुए हैं। क्लासफुल सबनेटिंग रिक्वायर ऑल सबनेट टू हैव सेम सबनेट मास्क। क्लासफुल में सारे सबनेट के सबनेट मास्क सेम रहेंगे। If 2 bits from the host portion of the address are used, it creates 4 equal subnet of 8190 host। सारे इक्वल होंगे, और इक्वल वाले में लॉस क्या होता है, आईपी एड्रेसेस का। सबनेटिंग में जो फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग होती है, FLSM जो होती है, या जिसको हम क्लासफुल सबनेटिंग बोलते हैं, इशू क्या होता है कि किसी एक सबनेट में अगर हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कम है, फिर भी हमें पूरे वहां 254 देने पड़ जाते हैं, यूज हो चाहे ना हो।
ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज बचाने के लिए और हर एक सेक्शन को मैनुअली कंट्रोलिंग एक तरह से करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम उसे सबनेट देते हैं। और अगर आईपी वेस्ट हो तो उतना अच्छा उसे नहीं माना जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर वीएलएसएन इंप्लीमेंट करते हैं। वीएलएसएन में हम वेरी कर सकते हैं लॉजिकली, हर सबनेट में हम वेरी करा सकते हैं, जितने चाहे उतने होस्ट दे सकते हैं। सबनेटिंग नेटवर्क आते हैं। सबनेटिंग पे द कस्टमर नेटवर्क यूजिंग द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। हाँ, ये भी एक रीजन है। अगर आपके सिंगल राउटर पे बहुत लोड है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये इसलिए भी आप सबनेटिंग करते हैं, ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। द कस्टमर नेटवर्क यूजिंग द सिंगल ISR is badly overloaded. The proposed solution is to add a second networking device, a larger ISR, and to divide the single network into two separate network. तो एक जगह बहुत लोड बढ़ाने से अच्छा है कि अपने नेटवर्क को दो भागों में बांट दो, इसको कहते हैं सबनेटिंग। एक करंट नेटवर्क को अगर हम छोटे छोटे और नेटवर्क्स में बांट दें तो दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। तो एक जगह बर्डन भी बहुत नहीं बढ़ेगा और उनको हम इंडिविजुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग भी आसान हो जाएगी। तो जनरली आजकल जो सबनेटिंग हम लोग करते हैं वो वायर्ड और वायरलेस के बीच में कर लेते हैं। आपके पास दो तरह के नेटवर्क हैं, वायर्ड नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है। वायर्ड वाले को एक सबनेट पे डाल दो, वायरलेस वाले को दूसरे पे डाल दो। जनरली ऐसे ही किया जाता है। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, देखो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस द वायरलेस एंड वायर्ड यूजर नीड टू बी ऑन सेपरेट लोकल नेटवर्क. The original Linksys device can provide the wireless user with the connectivity and security. The hubs connecting the wired users can connect directly to the new ISR switch ports. Some ISRs do not have integrated switch ports. किसी में नहीं भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही राउटर्स में आपको पोर्ट मिल जाए स्विच के. So it is necessary to add a separate switch to support the wired users. तो उससे एक पोर्ट तो रहेगा ही, मिनिमम एक पोर्ट तो रहेगा ही रहेगा. तो उससे आप कोई स्विच कनेक्ट कर लो और स्विच से फिर जो भी वायर्ड यूजर्स हैं वो कनेक्ट कर लो. लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एक वायर्ड करोगे तो एक वायरलेस करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है. एक होती है परंपरा जो की जाती है, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस जो आपको सही लगे. During the 1990s, many network had no connection either to other network or to public internet. 1990s तक बहुत बुरा हाल था. बहुत से नेटवर्क थे जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था. In order to reduce the number of unique registered IP addresses that were assigned to organization, the Internet Engineering Task Force, जिसको IETF बोलते हैं, decided to reserve some of the internet addresses space for use by these private networks. वहीं से फिर आया हमारे साथ सामने कि हम प्राइवेट एड्रेस यूज करेंगे, पब्लिक एड्रेस यूज करेंगे. These block of addresses did not need to be able to routed over the public internet. अब जो प्राइवेट वाले हैं उनको पब्लिक वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है. पब्लिक पे सिर्फ और सिर्फ आपके पब्लिक एड्रेसेस की ही पहचान होगी, प्राइवेट एड्रेसेस का कोई मतलब ही नहीं होगा. इस तरह से डिवीजन से फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ. आप खुद इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पेस बची. कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं अभी काम करता हूं, अगर दोनों हमारे ब्रांचेस मिला लीजिए तो 500 कंप्यूटर्स हैं. अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता तो अभी हम 500 आईपीस तो हम ही दोनों लोग लेके बैठे होते. हम ही दोनों जो सेंटर्स हैं नाइलेट के 500 आईपीस तो हम ही लोग लेके बैठे होते थे, प्लस एक्स्ट्रा 20-30 और ले लेते. 500-550 आईपी खाली हम ही को लगती. लेकिन पब्लिक और प्राइवेट अलग होने से फायदा हुआ कि हमारे पास सिर्फ 2 आईपी है, एक उनकी हमारे होम ब्रांच पे और एक हमारे इस ब्रांच पे. और उन 2 आईपी से हम 300 सिस्टम वहां कनेक्ट किए हुए हैं, 200 सिस्टम यहाँ कनेक्ट किए हुए.
ठीक है। तो हमें दुनिया को हमें कितने आईपीज देने पड़े? सिर्फ 2। वैसे कितना देना पड़ता? 500। तो 498 का डिफरेंस तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया, बाकी और दुनिया में कितना होगा? These, this means that all private network could make use of the same addresses. अब चूंकि हम सारे अलग अलग नेटवर्क आईडीज पे हैं, तो फायदा ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी जो आईपी प्राइवेट में यूज कर सकती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी वही एग्जैक्ट आईपी अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकती है प्राइवेटली। मेरा एड्रेस भी 192.168.200.230 हो सकता है, और आप भी अपने सिस्टम का आईपी ये डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगी, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आईपीज पब्लिक आईपीज की तरह राउट होंगी ही नहीं। ठीक है, हमारे बीच में हमारे पब्लिक आईपीज से कन्वर्सेशन होगी। मेरा जो पब्लिक आईपी होगा वो आपके पब्लिक आईपी से बात करेगा, जो कि ऑब्वियसली अलग अलग रहेगा। A single class A address 10.0.0.0 was reserved for private use. Some class B and class C address space was also set aside for private networks. हाँ शांति बताइए। हाँ बताइए। 1 बजे आ रही है। Most network today use a private address structure. Only the devices that connect directly to the internet are assigned registered internet routable addresses. By default, most consumer networking devices give out private addresses through DHCP. तो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उसी को पब्लिक एड्रेस मिलता है जो कि बाहर की दुनिया से बात करता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? सबको पता है, राउटर। सिंपल, ठीक है। तो सिर्फ उसी को पब्लिक एड्रेस मिलता है, और वो क्या करता है, DHCP की हेल्प से हम सबको प्राइवेट एड्रेस दे देता है। क्लासफुल सबनेटिंग अब शुरू करते हैं। क्लासफुल और क्लासलेस। In a classed IP address hierarchy, there are 2 levels, a network and a host. In classful routing, the first 3 leading bits values are used to determine that an IP address is either class A, B or C. अभी ये चीज मैंने बताई थी, स्टार्टिंग बिट्स में जहां 0 हो, पहले नंबर पे 0 हो तो क्लास A, दूसरे नंबर पे 0 हो तो क्लास B, तीसरे नंबर पे 0 हो तो क्लास C। उसी से राउटर को पता चलता है। Once an address is identified by the class, the number of bits that make up the network ID and the number of bits that make up the host ID are known. क्लास पता चल गया तो नेटवर्क के बिट्स और होस्ट के बिट दोनों पता चल गए। Default subnet marks are used to tell the network and host bit apart. Subdividing a network adds a level to the network hierarchy. Now there are 3 levels: a network, a subnetwork and a host. How are these 3 levels identified? एक नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। इस नेटवर्क को और नेटवर्क्स में, 2 नेटवर्क्स में बांटा गया, एक सबनेट, दूसरा सबनेट। इस सबनेट के इतने नंबर ऑफ होस्ट और इस सबनेट के इतने नंबर ऑफ होस्ट, जो कि फिक्स रहेंगे। जितने इसके रहेंगे उतने इसके रहेंगे, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है ग्राफिकल। In classful addressing, the number of network bit is fixed. There are 8 bits that designate a class A network, 16 bits for class B and 24 for class C.
that leaves the host bit as the only part of the IP address with any flexibility to modify. The available host bit can be divided into a subnet identifier ID and a host ID. Repeat कर रहे हैं. The available host bit can be divided into subnet identifier ID और host ID. जो लास्ट के जो 8 हमारे पास बचे बिट्स, उनको फर्दर रिप्रेजेंट करने के लिए रखा जा सकता है कि अब इसमें सबनेट आइडेंटिफायर आईडी कौन रहेगा और होस्ट आईडी कौन रहेगा. The decision about how many host bit to use for the subnet ID is big planning decision. There are two considerations when planning subnets: the number of hosts on each network and the number of individual local networks needed. The table for subnet possibilities for the 192.168.1.0 network shows how the selection of number of bits for the subnet ID affect both the number of possible subnet and the number of hosts that can be in each site. डिसीजन लेना थोड़ा सा टीडियस होता है कि कितने कहाँ रहेंगे, नेटवर्क में कहाँ रहेंगे, होस्ट कितने रहेंगे, ये सब कंसीडर करके चलना पड़ता है. कस्टम सबनेट मास्क. Router distinguish between network by using subnet mask to determine which bit make up the network ID and which bit make up the host portion of the address. इसी से पता चलता है राउटर को. When a network is partitioned, the router needs a modified or custom subnet mask to distinguish the subnet from each other. राउटर को कैसे पता चले कि दो अलग अलग नेटवर्क उसके अंदर चल रहे हैं, पार्टीशनिंग हो रखी है. कस्टम सबनेट मास्क होना चाहिए जिससे उसको पता चलेगा. अरे बहुत सिंपल सी बात है. हमारी हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर की, ये रही हमारी हार्ड ड्राइव है, मान लो एक पूरी हार्ड ड्राइव है, उसको इसमें 3 पार्ट में बांट दिया है. ठीक है, इन तीनों पार्ट में डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है? इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई. ठीक है, राउटर को कैसे पता चल रहा है? वही चीज यहाँ पे बताई गई. A default subnet mask and custom subnet mask differ from each other as follows. Default subnet mask only change on octet boundaries. Default subnet mask होगा यहाँ पे या तो 255 होगा, यहाँ पे 255 होगा, यहाँ 255, यहाँ 255, यहाँ तो 0 होगा. For instance, the default subnet mask for a class A network is पहला octet full मतलब 255, बाकी खाली मतलब 0. Custom subnet mask take bit from the host ID portion of the IP address and add them to the default subnet mask. Custom subnet mask क्या होते हैं? ये कुछ बिट्स होस्ट से उठा लेते हैं और उनको डिफॉल्ट सबनेट मास्क में जोड़ देते हैं. To create a custom subnet mask, the first question to answer is how many bits to take from the host ID to add to the subnet mask. अब कुछ में कितने उठाने हैं? The number of bits for the subnet ID that will be added to the subnet mask depend on several factors. बहुत factors पे depend करता है, ये चीज पढ़नी है. In this example, those factors have been limited for the sake of simplicity. Not all situation will be so simple. ये भी sarcasm है. For instance, in an organization assigned a class C address, what if there are multiple networks, one network with 7 hosts, another with 60, and third with 34? वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जो वेरिएबल लेंथ होता है, अगर वो ना हो और एक आपके को ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाए जिसमें एक आपको नेटवर्क में 7 होस्ट हो, दूसरे में 60 होस्ट हो और तीसरे में 34 होस्ट हो, तो अगर आप क्लास्ड सबनेटिंग करते हैं तो क्या होगा? ऑल सबनेट मस्ट बी द सेम साइज, व्हिच मींस दैट द मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट ईच सबनेट मस्ट सपोर्ट इज 60. अगर सारे सेम साइज के हों, आप खुद सोचो, अगर सारे सेम साइज के हों तो मिनिमम कितना करना पड़ेगा हमें? मिनिमम साइज कितनी रखनी पड़ेगी?
इस कंडीशन में ये कंडीशन आपको दे दी गई है और कहा गया है कि जो भी हम सबनेट बनाएंगे उसमें सारे इक्वल रहेंगे। क्लास बना रहे हैं तो सारे इक्वल रहेंगे, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा? हाँ 64 60 64 क्यों? one is for network, one is for broadcasting, 62 and near to 64, it's a multiple of 2. मिनिमम कितना है इसमें? 60 है ना? 60 है plus one for network and one for broadcasting. Okay. In class subnetting, all subnet must be the same size, which means that the minimum number of hosts that each subnet must support is 60. 60 तो support करने ही चाहिए. To support a minimum number of 60 hosts, at least 6 bits are required in the host ID, which leaves 2 bits for the subnet identifier. ठीक है, 8 बिट में से हमें अगर हमें 60 होस्ट निकालने हैं तो 60 होस्ट निकालने के लिए हमें कम से कम 6 बिट तो चाहिए। ठीक है, 6 बिट चाहिए किसके लिए? होस्ट के लिए। भैया होस्ट में से निकाल रहे हैं, कुछ होस्ट के लिए भी छोड़ेंगे। 60 होस्ट अगर देने हैं तो क्या करना पड़ेगा? 6 निकालेंगे, 2 बचेगा। 2 बचेगा, 2 किसके लिए रखना पड़ेगा? सबनेट आइडेंटिफायर के लिए। Under these conditions, 4 subnets can be created, each with 64 hosts. अब 64 के टोटल 4 सबनेट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं कर सकते। Devices on the network are informed of the subdivision by the use of subnet mask. Now it is possible to tell what subnet and IP address is in and to design simple classful subnetted IP addresses scheme. Communication between subnets. Think of a subnet as a small network. When a network is split into 2 subnets, there are actually 2 separate networks. ठीक है, अब एक नेटवर्क को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो 2 अलग अलग नेटवर्क हो गए ना। Remember that router connect networks. In order for a device in one subnet to communicate with a device in other, the router is required. Obviously बात है, इस कंडीशन में आपको राउटर की जरूरत तो पड़ेगी। In this particular network, there are 2 routers, the wireless ISR and the 1841 ISR. 2 मॉडल नंबर्स हैं इसके सिस्को के राउटर्स के। 1841 वायर्ड है और एक वायरलेस राउटर। The configuration must ensure that interfaces on router that connect to each other are assigned IP addresses in the same network or subnet, and that clients are assigned default gateways that they can reach. दोनों की configuration same होनी चाहिए। The interfaces that connect the wireless ISR to the 1841 ISR must be on a common network. Here the common link shows the 2 routers connected on 192.168.1.16 29 bits per subnet with IP address 192.168.1.17 29 bits and 192.168.1.18 29 bits. ठीक है, IP version 6 CIDR classless interdomain routing and private IP addressing were developed to provide a temporary solution to the problem of IP address depletion. आईपी एड्रेस की जो डिप्लीशन थी उससे बचने के लिए हमने प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन अभी भी लोग इंटरनेट बहुत यूज कर रहे हैं, वो काफी नहीं था। आईपी वर्जन 6 भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा रखा था, थोड़ा इसको और देख लेते हैं। कितने बिट का होता है ये IPv6? बिल्कुल सही, 128 बिट्स। These methods, though useful, did not create more IP addresses. अब ये मेथड काम के तो थे जो पब्लिक प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्होंने कोई नई आईपी
थोड़े हमें दे दी। IPv6 डज दैट। आईपी वर्जन 6 ने नई आईपीएस प्रोवाइड कर दी, वो तो उसी ने यूज करने की टेक्निक को चेंज किया था। ठीक है, आईपी वर्जन जो 4 हम लोग यूज कर रहे थे, उसमें पब्लिक और प्राइवेट जो हम लोगों ने सैचुरेट किया, उससे कोई नई आईपी तो क्रिएट हुई नहीं, वो तो खाली यूज करने की टेक्निक बदल गई। लेकिन आईपी वर्जन 6 में हमें नई आईपी एड्रेसेस भी मिल गए। पहले का प्रपोज हुआ था 1998 में RFC 2460 स्टैंडर्ड के साथ, 1998 में ही आ गया था आईपी वर्जन 6। Although its primary purpose was to solve IP version 4 IP address depletion, there were other good reasons for its development. ये सबसे मेन काम तो इसका यही था कि जो IP वर्जन 4 की जो IP एड्रेस डिप्लीशन है, उस चीज से ओवरकम करें। तो और भी अच्छी अच्छी चीजें आई इसके साथ। Since IP version 4 was first standardized, the internet has grown significantly. This growth has uncovered advantages and disadvantages of IP version 4 and the possibility for upgrades to include new capabilities. IP version 4 से हमने सीखा, खुद को इम्प्रूव किया और IP version 6 लाए। जो जो उसकी कमियां थी वो इसमें दूर हुई। A general list of improvement that IPv6 proposes are: सबसे पहले तो more address space, better address space management, easier TCP/IP administration, modernized routing capabilities, improved support for multicasting security and mobility. The development of IPv6 intends to address as many of these requests and problems as possible. स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड कब डिफाइन हुए थे? RFC 791 1981 में, RFC 917 84 में, 1519 1993 में, 1918 1996 में, RFC 2460 1998 में। ठीक है, अभी 1998 से अभी तक आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 पे धीरे 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 हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। मे बी इन कमिंग फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आईपी वर्जन 4 हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज करें, पब्लिक पे सिर्फ हमें आईपी 6 मिले। अब आता है हमारा नेट। नेट भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। काम करते हैं, एक बार इसको रीडिंग लगाइए, तब तक एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। ठीक है, बहुत लंबी ओके क्लास सर। आपकी नहीं चलेगी, पूरी 1 बजे तक नहीं चलेगी, पहले ही खत्म हो जाएगी। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे इसको आज खत्म कर देते हैं। ये चैप्टर 10-12 स्लाइड और है। ठीक है, ठीक है ना? 10 मिनट में मिला है? हाँ सर, ओके सर। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट। तब तक चाय वाय पी लीजिए।
हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पेगासस आज के समय क्या है आपको पता लग गया होगा। ये है एक स्पाइंग सॉफ्टवेयर जो बनाया है इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने। नाउ इंडिया में पेगासस को लेकर कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। दुनिया भर में आप अगर देखो तो बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको टारगेट किया गया है बाय पेगासस। टोटल अगर हम बात करें तो 14 वर्ल्ड लीडर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस पे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बाय द वे ये जो वर्ल्ड लीडर्स के नाम है ये एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। और आप अगर पूछेंगे कि इन्हीं वर्ल्ड लीडर्स को टारगेट क्यों किया गया है, इन 14 वर्ल्ड लीडर्स को ही क्यों, तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि इन वर्ल्ड लीडर्स ने अपना फोन सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर करने से मना कर दिया था। पेगासस देखो इनविंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेगासस सॉफ्टवेयर से आप किसी का भी फोन हैक करना चाहिए आप हैक कर सकते हैं। ऑब्वियसली फोन को डिफेंड करने के, उसको बचाने के मैकेनिज्म्स होते हैं, मगर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन 14 वर्ल्ड लीडर्स ने कभी भी अपना फोन सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं दिया, शेयर करने से ऑल टुगेदर मना कर दिया था। इसी की वजह से ये वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे टारगेट हुए हैं और पेगासस। ना जो ये 14 वर्ल्ड लीडर्स हैं इनमें से 10 तो है प्राइम मिनिस्टर, 3 है प्रेसिडेंट और 1 है राजा। और इन सब के नाम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सिंस हम यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स की बात कर रहे हैं। हाल ही में हैती आपको पता होगा एक देश है जिसका हाल ही में प्रेसिडेंट असैसिनेट हुआ था, काफी न्यूज में था वो इशू। तो रिसेंटली इस देश ने अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। ये काफी हद तक न्यूज में आपको ये बताना है कि हैती के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इस लिस्ट में 3 तो है यहाँ पर सिटिंग प्रेसिडेंट। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन यहाँ पे आपको मिलेंगे, इराक के प्रेसिडेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे बाराम साले, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर करंट प्राइम मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इमरान खान है यहाँ पर, इजिप्ट के प्रेसिडेंट मुस्तफा, मोरक्को के भी प्रेसिडेंट यहाँ पे है। मोरक्को के एक्चुअली देखो प्रेसिडेंट और जो इनके यहाँ पर किंग है दोनों के फोन यहाँ पर स्पाई किए जा रहे थे, तो मोरक्को के प्रेसिडेंट ओथमानी को यहाँ पे टारगेट किया गया। उसके अलावा 7 है यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। इनमें वेरियस कंट्रीज आती हैं जैसे कि लेबनान, युगांडा, बेल्जियम, वेरियस कंट्रीज के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनका भी फोन यहाँ पे हैक किया गया था यूजिंग पेगासस। और एक है यहाँ पे मुनाक मतलब राजा, मोरक्को के किंग मोहम्मद। नाउ इमरान खान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में ये लोग ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को। इन लोगों के हिसाब से इमरान खान वाज चोजन एज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिया इन 2019। ये बात खैर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। मगर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की अगर आप बात करें तो इनकी जासूसी कौन सा देश कर रहा था, तो यहाँ पे आप जान के हैरान होंगे कि मोरक्को की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये यहाँ पे इनकी जासूसी कर रही थी 2019 में। अब ये देश मोरक्को कहां पर है ये मैप में आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जगह मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है मोरक्को। ना मोरक्को एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल देश है क्योंकि मोरक्को के हिसाब से जो यहाँ पे आप रीजन देख रहे हो वेस्टर्न सहारा का, ये इनका पार्ट है। वेराज दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि वेस्टर्न सहारा एक इंडिपेंडेंट देश है और ये मोरक्को का पार्ट नहीं है। इसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स होती है, काफी इंटरनेशनल राइवलरीज भी है इस बात को लेकर कि मोरक्को का असली लैंड एरिया क्या है। तो 2019 के बाद से मोरक्को काफी इंटरेस्टेड क्यों है इन द फ्रेंच प्रेसिडेंट। देखो इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने धीरे धीरे फ्रेंच सोल्जर्स को पुल आउट किया है फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका। आपको पता होगा ये जो रीजन है यहाँ पर ये है साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर फ्रांस की आर्मी डिप्लॉयड थी, हजारों फ्रेंच सोल्जर्स एंश्योर करते थे कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन ना खड़े हो जाए और कल को यूरोप या इवन नॉर्दर्न अफ्रीका को टारगेट ना करना स्टार्ट कर दे। तो इमानुएल मैक्रोन का यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है, क्या ये यहाँ पे चाहते हैं कि फ्रांस के सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहे, फ्रांस की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी अफ्रीका में। ऑब्वियस सी बात है मोरक्को इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड रहा होगा और इसलिए इन्होंने यहाँ पे काफी लंबे समय तक जासूसी करी है इमानुएल मैक्रोन की। इसके अलावा आप अगर देखें तो एक इशू ये भी हो सकता है कि हाल ही में एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया था स्पेन और मोरक्को के बीच में, आपको याद होगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, करीब 4 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं। मोरक्को स्पेन क्राइसिस, यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, क्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स अल्जीरिया से, लीबिया से ये भाग के आ गए मोरक्को में और ये चाहते थे कि मोरक्को से ये जल्दी पहुंच जाए स्पेन में। तो मोरक्को यहाँ पर क्या कर रहा था कि इन लोगों को एंट्री दिया था स्पेन की और पूरे यूरोप की। इस बात को लेकर स्पेन ने धमकी दी कि हम आपके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन भी लेंगे अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री अपनी तरफ से नहीं रोकी इनटू यूरोप। बाद में फिर फ्रांस ने यहाँ पर इंटरफेरेंस करी और कोशिश यहाँ पर यह करी कि मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जंग ना शुरू हो जाए। तो देखिए फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में जो G5 साहेल कंट्रीज हैं उसको भी फ्रांस सपोर्ट करता है। तो इससे आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि मोरक्को ने इमानुएल मैक्रोन को टारगेट क्यों किया होगा। ना फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, मोरक्को के जो राजा हैं जो अलग से इनके प्रेसिडेंट हैं उनकी जासूसी किसके द्वारा हो रही थी। देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोरक्को में ना जो मेन पावर है वो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी आप अगर देखोगे तो मेन पावर है ISI के पास, इनकी आर्मी के पास। सिमिलरली मोरक्को में भी आप अगर देखो तो इनकी जो आर्मी है, जो इनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, ये इतनी पावर रखती है अपने पास कि इनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने ही अपने राजा और अपने प्रेसिडेंट पर स्पाइंग करनी स्टार्ट कर दी। और इसलिए मोरक्को में आज के समय डिस्प्यूट इसी बात को लेकर है कि राजा और प्रेसिडेंट की स्पाइंग हो रही थी इनकी ही इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा। हालांकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि इनके किंग और प्रेसिडेंट को यह बात ऑलरेडी पता होगी, तो इस बात को लेकर हो सकता है कि मोरक्को में इन द फ्यूचर एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी खड़ा हो जाए। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे ठीक है फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इनकी जासूसी कौन कर रहा था, यहाँ पे क्या इशू आ गया था। देखो यहाँ पे इशू आता है रवांडा और साउथ अफ्रीका का। नाउ रवांडा कहाँ पे है आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है और रवांडा एक छोटा सा देश है जो यहाँ पे आपको मिलेगा। ना आप पूछेंगे यहाँ पे आप कि रवांडा का क्या इंटरेस्ट है साउथ अफ्रीका में। देखो क्या है कि रवांडा में आपको बताऊंगा पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल हुई है, पावर को लेकर सिविल वॉर हुई है। एक टाइम पर यहाँ पर रिसेंटली जेनोसाइड भी हुआ था। तो क्या है कि आज के समय रवांडा में जो एस्टैब्लिशमेंट पावर में है इनके खिलाफ जो लोग थे, जो रवांडा की ऑपोजिशन में थे एक टाइम पर, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, देशद्रोह के चार्जेस हैं, ये सब लोग भाग के आज के समय रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में। और रवांडा ने काफी बार साउथ अफ्रीका को यह कहा है कि जो लोग हमारे देश में करप्शन के आरोपी हैं, जिन लोगों ने हमारे देश में तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, उनको आप शरण दे रहे हो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर रवांडा और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस काफी हद तक खराब है। तो इससे आप समझ सकते हैं रीजन यहाँ पर क्या रहा होगा कि रवांडा की गवर्नमेंट सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है इनकी जासूसी कर रही थी पेगासस के जरिए। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि ठीक है इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स का यहाँ पे नाम सामने आ गया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसका
वेलकम बैक आ गए लोग सभी लोग। Am I audible? आ गए आप लोग? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बेसिक नेट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। Network address translation allows a large group of private users to access the internet by sharing the small pool of public IP addresses. एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है, फिर भी नेट क्या करता है, जैसे ही कोई पैकेट रिक्वेस्ट हम भेजते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क के लिए, सर्वर के लिए, वो जाता है हमारे राउटर पे। राउटर क्या करता है, उसको हमारी प्राइवेट एड्रेस को हमारे फ्रेम में से हटा देता है, रिमूव कर देगा और अपना पब्लिक एड्रेस वहां लगा देगा और उसको आगे भेज देता है। तो यहाँ से जिस भी सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है, नो मैटर उसकी आईपी क्या है, वो आईपी हमारे इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क पे ट्रेवल नहीं करती। वहां क्या करते हैं, जो रिप्लेस्ड जो है यहाँ की इसकी जो पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी ही वहां पे ट्रेवल करती है। तो नो मैटर किसी भी सिस्टम से हम रिक्वेस्ट करें, सर्वर के पास रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपी से आएगी, जो कि इसकी पब्लिक आईपी होगी। Address translation is similar to how a telephone system works in a company. A company adds employees at some point. They no longer run a public phone line directly to each employee's desk. Instead, they use a system that allows the company to assign each employee an extension number. एक ही टेलीफोन कनेक्शन रहता है, लेकिन एक्सटेंशन नंबर सबके अलग अलग होते हैं। अब जो भी टेलीफोन कॉल आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा, वो जाएगा तो आपके ऑफिस के ही नंबर से, एक ही नंबर से, ठीक है। The company can do this because not all employees use the phone at the same time. Using private extension numbers enable the company to purchase a smaller number of external phone lines from the phone company. NAT works similarly to a company phone system. Saving registered IP address is one of the main reasons that NAT was developed. जो पब्लिक और प्राइवेट की हम लोगों ने सैचुरेशन की थी टू सेव द आईपी एड्रेस, उसकी डिप्लीशन से बचने के लिए, इसी के लिए नेट इवॉल्व हुआ। पब्लिक एड्रेसेस में सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फ्रेम होगी उसमें सिर्फ हमारे पब्लिक एड्रेसेस ही चलेंगे, भले ही हम किसी भी प्राइवेट एड्रेस से रिक्वेस्ट करें। राउटर उसे हमारे प्राइवेट एड्रेस को रिप्लेस करके अपना पब्लिक एड्रेस वहां पे चिपका के भेज देगा। NAT can also provide security to PCs. जब पब्लिक में मतलब वैन पे जब हमारा प्राइवेट एड्रेस किसी फ्रेम पे लिखा ही नहीं रहेगा, तो एक तरह से हमें सिक्योरिटी भी तो मिली। हमारे किस नेटवर्क से कौन सी किस होस्ट से कौन सी रिक्वेस्ट गई, ये पता करना पब्लिक एड्रेस में इम्पॉसिबल है। By withholding their actual IP host addresses from direct internet access, किसी भी सिस्टम पे डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस का वो नहीं एक्सेस देगा। The main advantage of NAT is IP address reuse and the sharing of globally unique IP addresses between many hosts from single LAN. NAT also serves users transparently. In other words, they do not need to know about NAT to get on the internet from the private network. कि किसी भी सिस्टम को उसके बारे में जानने का, उसको इनेबल डिसेबल वाला कोई सीन नहीं होता, वो बैकग्राउंड में अपना चलता रहता है। Finally, NAT helps shield users of a private network against access from the outside. NAT does have some disadvantages. ये disadvantages भी हैं इसमें। The impact of NAT on certain applications that have IP addresses in their message payload. कोई certain application जिसमें मैसेज में इनके IP address होने ही होने चाहिए,
वहां पे इशू आती है, क्योंकि वहां पे भी उसे वो ट्रांसलेट करके पब्लिक में ही कर देगा। These IP addresses must be translated as well, which increases load on the router CPU. This extra workload on router hinders network performance. काम बढ़ जाएगा ना, वर्कलोड बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। जब भी वर्कलोड बढ़ती है परफॉर्मेंस डाउन होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप सबको पता है। किसी की भी, हमारी भी, हम लोग की भी वर्कलोड बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। NAT hides private addresses from the public networks. It performs like access control, which can be desirable but can also be bad if legitimate remote access from the internet to a device on a private network is desired. अब किसी को जानबूझ के अगर मेरे लैपटॉप पे एक्सेस करना है, लेजिटिमेट एक्सेस करना है, मुझे जरूरी है, नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि मैं यहाँ पे अपने सिस्टम से रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ किसी भी लोकल सिस्टम पे, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टम हो, मैं यहाँ से बस उसकी आईपी डालूंगा और रिमोट एक्सेस ले लूंगा। लेकिन यही काम मुझे अगर आप में से किसी के सिस्टम पे करना हो, मैं नहीं कर सकता। मुझे मान लीजिए अमित के सिस्टम पे करना हो, यहाँ से रिमोट एक्सेस, विश्वजीत के करना हो, प्रिया के करना हो, किसी के भी सिस्टम पे करना हो, मैं यहाँ से नहीं कर सकता एक्सेस। फिर मुझे उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एनीडेस्क की, यामी एडमिन की, इस तरह के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोकली एक्सेस आपके सिस्टम को नहीं कर सकते। यहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। पब्लिक एड्रेस शेयरिंग, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट टू एंड यूजर, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, लैंड एक्सपेंडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, लोकल कंट्रोल यूजिंग आईएसपी कनेक्टिविटी। डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ सर्टेन एप्लीकेशन के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन अब हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, नेट रहे तो अच्छा है। डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है कि वो किसी एडवांटेजेस को डोमिनेट करें। परफॉर्मेंस रिडक्शन कॉज्ड बाय इंक्रीज राउटर प्रोसेसिंग, राउटर की थोड़ी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। IP NAT terms. When configuring NAT on the router, there are a few terms that help interpret how the router accomplishes NAT. The inside local network refers to any network connected to the router interface that is part of the privately addressed LAN. Hosts on inside network have their IP addresses translated before they are transmitted outside the destination. ये चीज मैं 2 बार बता चुका हूँ, 3 बार, मतलब इसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या, कैसे काम करता है? दोबारा जरूरत है तो बताते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं अगर किसी को ना क्लियर हुआ तो। ये हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली वही चीज है, रिपीटेड है। कहे तो हल्का सा आपको क्या कहते हैं, की पॉइंट्स रिपीट कर दूं? ओके सर। देखिए, हमारा कोई सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, यहाँ 2-3 सिस्टम लगे हुए हैं, मेरे राउटर से कनेक्टेड है। ये राउटर आगे फर्दर दूसरे नेटवर्क से, या कह सकते हो कि वैन से कनेक्टेड है, ठीक है। जब कोई भी सिस्टम हमारा कोई भी रिक्वेस्ट करेगा किसी भी सर्वर से, सपोज दैट हियर इज द सर्वर, इस सर्वर से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ये सिस्टम, ठीक है, ये एक फ्रेम बनाएगा, फ्रेम में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस सब मेंशन होगी। ये तो अपना, जब सोर्स एड्रेस डालेगा तो अपना एड्रेस डालेगा, और इसके पास एड्रेस क्या है, प्राइवेट एड्रेस है, जो कि यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही फ्रेम इस राउटर के पास जाएगा, राउटर हमारा क्या करता है, इस फ्रेम में से इसकी जो प्राइवेट एड्रेस है उसको हटा देता है, उसकी जगह अपना जो पब्लिक एड्रेस है वो डाल देता है, क्योंकि वही एड्रेस यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा और कोई एड्रेस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो अपना जो एक एड्रेस है इसके पास, सपोज दैट X, यहाँ पे किसी के पास A हो, B हो, C हो, फॉर एग्जाम्पल A, B और C को रिमूव कर देगा, और अपना ये जो X रहेगा, इससे रिक्वेस्ट आएगी तो भी B रिमूव करके X डाल देगा, C रिमूव करके X डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, और X से ही रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर उसे देखेगा, सर्वर को भी पता है कि हाँ वो रिक्वेस्ट X से आई है, ना कि A से या B से, ना C से, उसको कोई मतलब नहीं है A, B और C, उसको सिर्फ मतलब है इससे X से, इसके पब्लिक नेटवर्क एड्रेस से।
कोई भी ऐसे फ्रेम जैसे ही इसके पास जाएगा उस फ्रेम में इससे इनका प्राइवेट एड्रेस हटाएगा और अपना पब्लिक एड्रेस लगा के भेज देगा। जब रिप्लाई आएगा तो इसी पब्लिक एड्रेस पे ही इसके आएगा और फिर इसको ये वापस उसी सिस्टम पे उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा जहां से रिक्वेस्ट है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पे उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक नेट। One of the advantages of using NAT is that individual hosts are not directly accessible from the public internet. But what if one or more of the hosts within a network are running services that need to be accessed from the internet connected devices as well as devices on the local private LAN? अब मान लो मेरा ही लैपटॉप है, ठीक है, मैं यहाँ का लोकल नेटवर्क भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे एक लोकल भी चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं अपने ही लैपटॉप से एक वेबसाइट भी होस्ट कर दूं जो कि आप में से कोई देख पाए। तब क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप को तो जो भी आईपी मिलेगी वो तो प्राइवेट मिलेगी और मैं अपना प्राइवेट एड्रेस अगर आपको दूं, आप में से किसी को, तो मेरे प्राइवेट एड्रेस तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। मैं आपको कहूं अपने लैपटॉप पे आप क्रोम ओपन करके 192.168.200.230 डालिए तो कुछ खुलेगा? नहीं खुलेगा, भले मैंने यहाँ से वेबसाइट होस्ट की हो। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए तब क्या करें? One way to provide access to a local host on the internet is to assign that device a static address translation. इस कंडीशन में मेरे डिवाइस के लिए एक स्टैटिक एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, static translation ensure that an individual host private address is always translated to the same registered global IP address. It also ensures that no other local host will be translated to the same registered address. Static में सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ेंगी। हमें अपने राउटर को बताना पड़ेगा कि मेरी जो आईपी रहेगी वो उसके साथ कुछ नहीं करना है आपको, और ये किसी और को देनी भी नहीं है। कोई और मेरा चैनल यूज न कर ले, मेरी आईपी यूज न कर ले। Dynamic NAT occurs when a router is configured to assign an IP address from the available pool of outside global addresses to an inside private network device. So long as the session is open, the router will watch for that inside global addresses and send acknowledgement to the initiating inside device. When the session ends, the router will simply return the inside global address to the pool. Dynamic NAT allows hosts assigned with private IP addresses on network or intranet to access a public network, such as internet. Static NAT allows hosts on the public network to access selected hosts on a private network. This means that when configuring NAT for user access to the outside, configure dynamic NAT. If a device on inside network needs to be accessible from the outside, use static NAT. Hello. 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 Hello.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्लास, अमेज़न का पार्सल आ गया था। Both method, static and dynamic net, can be installed at the same time if it is required. कहीं भी हम लोग दोनों ही चीजें को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेम टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसी जरूरत हो। Port basis network address translation. When an organization has very small registered IP address pool, or perhaps even just a single IP address, it can still enable multiple users to simultaneously access the public network with a mechanism called NAT overload or PAT, port address translation. PAT translates multiple local addresses to single global IP address. When a source host sends a message to the destination host, it uses an IP address or port number combination to keep track of each individual conversation with the destination host. In PAT, the gateway translates the local source address and port combination in packet to a single global IP address and a unique port number above 1024. Although each host is translated into the same global address, the port number associated with the conversation is unique. इसी से पता चलता है कि किस होस्ट से रिक्वेस्ट आई है, क्या रिक्वेस्ट आई है, उसका रिस्पॉन्स उसी चैनल पे देना है। Responding traffic is addressed to the translated IP address and port number used by the host. A table in the router contains a list of internal IP addresses and port number combination that are translated to the external addresses. Responding traffic is directed to the appropriate internal address and port number. Because there are over 64,000 ports available, 65,534 to be precise, a router is unlikely to run out of the addresses, which could happen with dynamic NAT. बहुत सारे ports हैं, जो चाहे तो use करें router. IP NAT issues. Most of the time, NAT operates invisibly. People access the internet from private network without ever realizing the work that the router is doing to make that happen. The big issue with NAT is the additional workload necessary to support IP address and port translation. थोड़ा काम बढ़ाता है. Some applications increase the workload of the router because they embed an IP address as part of the encapsulated data. The router must replace the source IP address and port combination that are contained within the data, as well as the source address in the IP header. With all this activity taking place in the router because of NAT, its implementation in a network requires good network design, careful selection of equipment, accurate configuration, and regularly scheduled maintenance. As a protocol that supports IPv4, NAT has helped to delay the complete depletion of IPv4 address space. NAT की ही वजह से थोड़ा भी डिले हुआ है इसके डिप्लीशन, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। It has become so commonplace in integrated networking devices used in homes and small businesses that for some people configuring it is a matter of selecting a checkbox. As business grows and they require more sophisticated gateway and routing solution, devices configuration for NAT and other feature and function become more complex. ये था आपका चैप्टर प्लानिंग द एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बताइए सर। डायनेमिक नेट के एग्जांपल और पोर्ट बेस्ड नेट के एग्जांपल सर समझा देंगे सर? डायनेमिक नेट अभी जो हम लोग यूज करते हैं, जनरली जो डे टू डे लाइफ में हम लोग पोर्ट बेस्ड वाला ही यूज करते हैं। अभी क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस से हम लोग तरह तरह की रिक्वेस्ट हम लोग सर्वर पे जाती है, ठीक है। तो इन अलग अलग रिक्वेस्ट को कैसे सैचुरेट करता है राउटर, हमारे रिक्वेस्ट के टाइप से, हमारे पोर्ट से, ठीक है।
उसी से सैचुरेट करता है। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द कोड बेस्ड ट्रांसलेशन। हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे घर में यूज करें चाहे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि कभी हमें इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बैकग्राउंड में इनविजिबली चलता है, कोई इशू नहीं है। ऑटोमेटिकली इसके लिए सब कॉन्फ़िगर्ड है, हमें कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके सर। तो मतलब सर जैसे स्टैटिक नेट का आपने बताया, तो इसमें मतलब ये मतलब हमारा जो मैक्सिमम यूज़ होता है, तो जैसे हमने इंटरनल एक्सेस जैसे वेबसाइट का या किसी भी बाहर के इसको देना है तो उसी लिए होता है ना सर? हाँ, स्टैटिक नेट देखिए, डायनेमिक में तो हमारी आईपी, हमारी जो प्राइवेट आईपी हमारे सिस्टम को मिलती है, और ये प्राइवेट हमारे इंटरनेट पे इसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट से कोई ऐसा काम करना हो कि हमारे प्राइवेट तक पहुंचना है, तो हमें इस तरह की ट्रांसलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी पहले राउटर में, कि जो हमारे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जाए भैया उसको ट्रांसलेट मत करो, या जो रिक्वेस्ट आए उसको हमारे सिस्टम पे भेजो। ठीक है, वो होता है स्टैटिक। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर How the question is related? अच्छा, एक होता है NAS। NAS क्या होता है? सर नेटवर्क अटैच। नेटवर्क अटैच स्टोरेज सर। बिल्कुल सही। उसमें क्या होता है प्रिया? और कोई बता दो क्या होता है इसमें और फायदे क्या है इसके? फाइल्स तो हम अपने सिस्टम पे भी रख के शेयर कर सकते हैं। मोस्टली सर इसको बैकअप के लिए यूज किया जाता है। जी सर, बस क्लास एंड करने जा रहे हैं सर। जी सर, श्योर। हाँ, क्या बता रहे थे? बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है सर, ताकि अगर जितने भी मल्टीपल सिस्टम्स अगर लगे एक नेटवर्क में, तो किसी NAS पे अपना सारा डेटा बैकअप कर सकते हैं और वहाँ से फिर एक्सेस कर सकते हैं। किसी एक सिस्टम का भी तो Fast शेयर होता है। कर सकते हैं, हम स्टोरेज शेयर कर सकते हैं, उससे भी तो काम चल हाँ, जाएगा। किसी एक सिस्टम का, बट सर उसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो शेयर करनी पड़ेगी। NAS डेडिकेटेड इसी के लिए, तो फास्ट होगा, खाली इसी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही। सर इसके लिए सर जो होगा वो सिस्टम हमारा हमेशा ऑन होना चाहिए। बट NAS में जो होता है वो नेटवर्क से डायरेक्टली मतलब वो NAS जो होता है हमारा सीधे स्विच से कनेक्टेड होता है। यस सर। उसकी अपनी खुद की एक एड्रेस होती है, किसी को भी एक्सेस करना हो सीधे उस एड्रेस पे सीधे एक्सेस कर सकता है। यस। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करने के लिए है, तो परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, कोई शेयर्ड नहीं होगी। NAS मॉड्यूलर्स होते हैं, आप इनको कभी भी रिमूव करके कभी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसी से मुझे याद आई, मैं मतलब इस पे कोर्स के थ्रू नहीं चल रहा हूँ, मैं जनरल क्वेश्चन इसी के पूछ रहा हूँ। एक होता है रेड। रेड क्या होती है? सर हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? RAID? रेड। redundant You are asking our hardware RAID? Sir? RAID, रेड। RAID 0, RAID 1, RAID 5. हाँ Right, हाँ right? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, RAID, it's just like a backup. RAID 5, it will take a backup of each disk in another disk. When disk is automatically fails, the backup disk will make as a live disk. that is a RAID 1. Okay, what actually is RAID? रेड सर मल्टीपल डिस्क को कंबाइन कर देता है और उसको एक डिस्क बना देता है। लाइक हमारे पास अगर 10 हार्ड ड्राइव है 1 टेराबाइट की, तो जो हमारा टोटल स्टोरेज 10 टेराबाइट हो जाएगा, जो रेड में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं रेड टेक्नोलॉजी में।
परफेक्ट, बिल्कुल सही। हमारे पास अगर बहुत सारी हार्ड डिस्क है, कोई भी स्टोरेज यूनिट्स हैं, चाहे वो एसएसडी हो चाहे हार्ड ड्राइव हो, इसका पूरा नाम ही है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अरे ऑफ डिस्क, कई सारे डिस्क का समूह। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है बैकअप, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लीजिए हम लोग पर्सनली यूज करते हैं कंप्यूटर्स, तो 1-8 GB डेटा, 1-8 GB की मैक्सिमम फाइल होती है, बहुत हाई डेफिनेशन में मूवी वगैरह डाउनलोड, तो 2-4-10 GB हो गई, नॉट मोर देन दैट। अगर कोई हमारी सिंगल फाइल मान लो 2 टेराबाइट की है, मेरे पास अनडाउटेडली 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरे लैपटॉप में, सॉरी डेस्कटॉप में, कहीं पे भी 1-1 टेराबाइट की, और मेरे पास एक सिंगल फाइल है जो कि 4 टेराबाइट की है। तुम कॉपी कर सकते हैं 4 अलग अलग हार्ड डिस्क में, ऐसे पॉसिबल है? तो 4 अलग अलग डिवाइसेस ऐसे दिखाने लगेगा, जैसे ये है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दिखाने लगेगा। रेड से हमें ये फैसिलिटी भी मिलती है कि जितनी भी स्टोरेज है अलग अलग हार्ड डिस्क को भी एक सिंगल पार्टीशन की तरह वो रिप्रेजेंट कर सकता है। थोड़ा सा डीमेरिट भी है, डीमेरिट भी ये है, कई सारे डीमेरिट्स हैं, फायदे भी बहुत हैं, डीमेरिट्स भी बहुत हैं, और तगड़े वाले डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट ये है कि बहुत सारी स्पेस तो इसी में कंज्यूम हो जाती है हार्ड ड्राइव को रेड में डालने के लिए, रेड कॉन्फ़िगरेशन में डालने के लिए। 10 टेराबाइट की अगर आप हार्ड ड्राइव, अगर आप अलग अलग हैं, 10 हार्ड डिस्क हैं आपके पास 1-1 टेराबाइट की रेड में डाल रहे हैं, तो मे बी 4 टेराबाइट आपको सिर्फ रेड बनाने में लगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। फायदे भी हैं, नुकसान भी। नुकसान ये है कि कोई एक हार्ड ड्राइव उसमें रिमूव कर दोगे, पूरा डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। कोई एक हार्ड ड्राइव उसमें से गई, खत्म हुई, पूरा डेटा आपका स्वाहा। तो रेड के भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, रेड 0, रेड 1, कई तरह के रेड्स होते हैं, और अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी पूछना है? आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। सर जॉयदीप आपसे क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स? सर मैसेंजर। अच्छा, एक सेकंड। So there is a website which allows us to host a website or server from home computer. How this works, sir? इसके कंडीशन में जयदीप आपके घर पे सिर्फ एक ही ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इसको पॉसिबल करे, जो होस्ट कर रहा हो। एक से ज्यादा सिस्टम आप नहीं कर सकते। वो क्या करता है कि आपके पब्लिक आईपी को उठा के उसी पे रिक्वेस्ट, मतलब उसी को कॉन्फ़िगर कर लेगा कि यहाँ पे इस पब्लिक आईपी पे कोई भी रिक्वेस्ट है, मान लो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम पे गया है। एक बार इसको ओपन करके मुझे देखना भी पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट यही है। इसकी थोड़ी और डिटेलिंग देख के फिर मैं आपको बताता हूँ। If another user uses the same public IP, then in my network, in my local network, मैं देख के बताता हूँ जयदीप, मैंने इसको देखा नहीं है, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है noip.com। एक बार इसको देखना होगा। कॉन्सेप्ट तो यही चलेगा, इन देखते हैं ये कैसे करता है। मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। noip.com, ओके।
वही है जो मैं सोच रहा था। ये आपके पब्लिक एड्रेस को ही मैप करके रख लेता है। चलिए मैं इसको देख के आपको बताता हूँ ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है? कल इसके बारे में बताता हूँ आपको। आज यहीं तक रखते हैं, कल और मिलते हैं आपसे।